Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini from Jaipur, and today I am going to discuss mock test number 17 for NEET examination. पहले मैं आपको पेपर को शेयर कर रहा हूँ, देख लो एक बार। पेपर 17 इसकी की, पेपर 18 और उसकी की भी मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। फिर आज मैं पेपर 17 को डिस्कस करूंगा आपके लिए, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन के लिए। एक बार देख लो पेपर मैं आपको डाल रहा हूँ, आप खुद भी चेक कर लेना एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन देख लेना। पेपर 17 ये इसकी की, ठीक है। फिर एक और डालूंगा मैं, पेपर नंबर 18। पेपर 18 भी मैं अभी डाल रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आप देखें, उसकी की भी डाल रहा हूँ। पेपर मॉक टेस्ट नंबर 18, हालांकि इसको डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करूंगा, बाकी आप देख लो। पेपर 18 भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये पेपर नंबर 18 की 18 डाल दिया है मैंने, ठीक है ना। इसके अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब अपन पेपर नंबर 17 पे आ जाते हैं, जिसकी बात करेंगे। देखो पेपर नंबर 17, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो अब आप। क्वेश्चन फर्स्ट है, फ्रीजिंग पॉइंट of benzene decreased by 0.45 degree centigrade when 2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene. If acetic acid associated to form a dimer, क्या बनाता है वो? डाइमर इन बेंजीन। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इन एसिटिक एसिड बेंजीन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन का जब होता है तो ये फॉर्मूला है 1 - I × n/n-1, वेयर n कितना दे रखा है? 2। डाइमर डाइमर होता है तो 2, ट्राइमर होता है तो 3, टेट्रामर होता है तो 4, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है? आई। तो आई के लिए अब आप ये लगाओ फॉर्मूला। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। सब कुछ दे रखा है, डेल्टा टी एफ दे रखा है, रख दीजिए वैल्यू। पॉइंट कितना दे रखा है? डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट में 0.45, ठीक है। आई यहाँ से फाइंड करो। केएफ दे रखा है आपको 1.86, और इस सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी के लिए कितना डिजोल्व कर रखा है साहब? 0.2 ग्राम। क्या चीज डिजोल्व कर रखा है? एसिटिक एसिड में 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, कितने में डिजोल्व किया है आपको? 20 ग्राम बेंजीन में। लो साहब, इसी के आगे आपके पास में आई आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। आपके पास में क्या आ जाएगा? एल्फा, परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देना, ठीक है। तो ये एल्फा मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का चेक कर लेना, 94 का आसपास आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 100 ml और 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, उसको ट्रीटेड किया एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से। इतने आयंस प्रेसिपिटेट हुए। अब आप समझो, तो अपन मोल निकाल लेते हैं। अब अपने को पता है कि साहब 1.602 इंटू 10 की पावर 1.2 इंटू 10 की पावर -22 आयंस प्रेसिपिटेट हुए हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ। तो अपने को पता है कि यदि आयन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 प्रेसिपिटेट हो जाते तो कितना मोल होता? 1 मोल। और यदि आयन 1 मोल प्रेसिपिटेट होता, कॉम्प्लेक्स में से बता रहा हूं, तो आपके पास में मोल हो जाते ये। और कितने हुए आपके पास में कॉम्प्लेक्स के आयन? 1.2 इंटू 10 की पावर 22। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है आपको। 22 और ये नीचे 23, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12। और 12 को जब डिवाइड करोगे तो ये इसका मतलब है 2 मोल्स आयन प्रेसिपिटेट हुए। तो आपको ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में 2 आयंस देता हो। तो आप देखो एक बार ध्यान से, प्रेसिपिटेशन के 2 आयंस देता हो, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब है आपको 2 Cl बाहर रखने इसमें से। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जेई में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी मैटर यह था कि भाई 2 आयन जब प्रेसिपिटेट होते हैं तो हो सकता है कि आप AgCl को ही बोले, एक आयन सिल्वर का एक आयन इसका। लेकिन मेरा मानना ये, क्योंकि लैंग्वेज वाइज क्लियर नहीं था, लेकिन मेरा मानना ये कि आपको जो आयन प्रेसिपिटेट करने वो किसके लेने चाहिए? कॉम्प्लेक्स के लेने चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स के ही 2 आयन लो, सिल्वर नाइट्रेट के नहीं। इसलिए ऑप्शन इसके अंदर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द मेटा प्रोडक्ट। अब देखो एक बार ध्यान से, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और ये भी ऑर्थो पैरा। बट
जब आप इसका नाइट्रेशन कराते हो तो देन इट चेंज इनटू एनिलीनियम आयन। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है। और एनिलीनियम आयन में सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा बनता है। देखो आपको बता दूं, पैरा बनता है 51%, मेटा बनता है 47%, और तो बनता है ओनली 2%। तो इसका ध्यान रखना, ये कई बार आ चुका है आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक, तो सभी और तो पैरा डायरेक्ट है, लेकिन एनिलीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो एनिलीनियम आयन एनहांस मेटा डायरेक्टर, इसलिए मेटा प्रोडक्ट सफिशिएंट अमाउंट में 47%। क्वेश्चन नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द क्लोरीन कोल्ड और डाइल्यूट एल्कली से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है। तो आप ध्यान रखना, ये हेलोजेंस जो होती हैं फ्लोरीन को छोड़ के, ये सब के सब एल्कलाइन मीडियम में। अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स, ठीक है, ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है एल्कलाइन मीडियम में। जब NaOH से रिएक्शन कराते हो तो एक तो बनता है NaCl और एक बनता है NaClO। यहाँ पर -1 और यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितने, +1। तो एक तो क्लोराइड आयन और एक हाइपोक्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, lithium and magnesium display several similar properties due to diagonal relationship, however one of which incorrect। कौन सी है, तो देखो नाइट्रेट बोथ मैग्नीशियम एंड lithium yield NO2 and O2 सही है। कंपाउंड ऑफ बोथ एलिमेंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, यही गलत है। बुनसन फ्लेम को तो किसके कंपाउंड देते हैं, लिथियम के देते हैं, मैग्नीशियम और बेरिलियम देते हैं। बोथ आर सोल्यूबल बाइकार्बोनेट बनते हैं और बोथ फॉर्म नाइट्राइड, नाइट्राइड ही बनाते हैं। तो इसमें आंसर हुआ आपके पास में कि दोनों के जो कलर है ना फ्लेम का, वो नहीं है। फ्लेम कलरेशन किसकी प्रॉपर्टी है, लिथियम की, मैग्नीशियम नहीं देता, इसको ध्यान रखना। बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड फ्लेम कलरेशन नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं, सिंपल सा है, हार्ड वाटर से लिया गया, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। ये पूछा है कि आयन टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन बनाते हैं कैल्शियम के संग, तो ओनली बाइकार्बोनेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द पॉलीमर हाइड्रोलाइसिस एक्शन। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, ये जो नाइलॉन 6 है कैप्रोलैक्टम है, ध्यान रखें आप, क्या है ये, कैप्रोलैक्टम। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये है आपके पास में कैप्रोलैक्टम। तो जब इसका पॉलीअमाइड है, आपको बता दूं वही 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तब ये रिंग खुलेगी, तब पॉलीमराइजेशन होगा। इसलिए इसके लिए क्या जरूरी है, हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखो आप, इसको भूलना नहीं, एक क्वेश्चन भी दे रखा है आपके पास में। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट will form micelle in aqueous solution is lowest molar concentration। बढ़िया क्वेश्चन है, बता दूं, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है किसी टेस्ट में, सबसे कम लोअर कंसंट्रेशन मोलर। तो आप ध्यान रखना, जितना हाइड्रोफोबिक टेल, एक बार याद करो इनको, एसोसिएट कोलाइड्स को, जितनी हाइड्रोफोबिक टेल जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं, उतनी कम कंसंट्रेशन चाहिए कोलाइडल रेंज में आने के लिए। इसलिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने, तो फर्स्ट में ही चेक करो कितने, 15, तो ये 16, और किसी में भी नहीं है, इसलिए आंसर फर्स्ट। ध्यान रख रहे हो कि जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे टेल में, हाइड्रोफोबिक पार्ट में, उतना एसोसिएशन जल्दी होगा और मॉलिक्यूल इजी या कम कंसेंट्रेशन पे क्या करें, गेन कर जाएगा कोलाइडल रेंज 10 से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, इसलिए इसकी जो CMC है वो कम। क्वेश्चन नेक्स्ट, जीनोन क्रिस्टलाइज एफसीसी टाइप में होता है, आपको दे रखी है इसकी एज लेंथ दे रखी है, व्हाट इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो आपको पता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है, a/√2। ए की वैल्यू दे रखी है, डिवाइड कर लो, √2 का मतलब जानते हो 1.414, और ए आपको गिवन, तो उससे डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन। ये बढ़िया क्वेश्चन नंबर 10, ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ दिया, पहले समझो इसको, छोड़ दिया या गलत कर दिया, जबकि कितनी बार बताते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो, हाफ मोल ऑफ फेरिक ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज बाय x मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एंड एज वैल्यू ऑफ x बताना है। तो एसिडिक मीडियम में पहली बात तो इस Mn का तो ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है साहब, ये +7 से किसके अंदर जाएगा, ये +2 में। इसको तो आप ऐसे ही लिख ले, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर ले। लो साहब, ये तो इक्वेशन बना लीजिए। अब फेरिक ऑक्सीलेट का फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ऑक्सीलेट को होती है 2 वैलेंसी और फेरिक को होती है साहब आपके पास में 3। ये है फेरिक ऑक्सीलेट। जब इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो ध्यान रखना है, ऑक्सीलेट का कार्बन किस में बदल जाता है, CO2 में। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +3। अब सुनो, कितने कार्बन है, 1 मोल से बात करो तो मैं 6 लिख देता हूँ, सोच लो, 3 टाइम्स है, और 2 का इसमें ऑक्सीलेट में ही, और यहाँ पर किस में बदल गया, ये +4 में। पहला काम एटम बैलेंस करो, यहाँ पर थे 6 लगाओ, अब 4, तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 24, इसलिए उठा के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, चेक कर लो। इसलिए अब रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो, इसको तो इसके एक्स फैक्टर से, जिससे आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता लगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितने से, 5 से। अब पढ़ लीजिए आप, देखो अब बताओ 5 मोल के लिए कितने Mn चाहिए, 5 मोल के कितने चाहिए, 6। 1 मोल के लिए कितना चाहिए साहब आपके पास में, 6/5, और यहाँ पर कितने मोल है, हाफ मोल के लिए चाहिए, तो साहब ये हो गया आपके पास में 6/10, और वी कैन से 0.6। ये लो साहब सेकंड आंसर।
भूल मत जाना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया करो और ये चेक किया करो एक मोल में कितने कार्बन है। देख लो इधर क्वेश्चन नेक्स्ट, कैलकुलेट चार्ज, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी। ठीक है, अब ये जो मोनोएटॉमिक है तो सीवी कितना लिखोगे 3/2 आर, आर की वैल्यू कैलोरी में 2 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो ये दे रखा है 2 मोल, यहाँ पे एन की जगह लिखो 2, ये आर से आर कैंसिल, डी टी 100 है ही, 600 कैलोरी आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, टिल्डन इफेक्ट मैटर उसे लिया गया है सरफेस केमिस्ट्री से। टिल्डन इफेक्ट शो करने का रीजन सुन लो। एक तो लिखा है कि मैं आपको बता दूं कि जो डीपी पार्टिकल है उनका सफिशिएंट डायमीटर होता है, यानी साइज सफिशिएंट होती है जो वेवलेंथ के कंपैरिजन में, इसलिए। और दूसरा क्या है कि वो जो आप स्कैटरिंग कर देता है लाइट को, उसका रीजन है कि डीपी और डीएम के जो इंडेक्सेस होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनमें मच डिफरेंस होता है। बुक से दिया हुआ है बिल्कुल सेम। तो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट सो मच स्मॉलर, सो मच स्मॉलर नहीं होता, सफिशिएंट होता है, ऐसे बोलेंगे अपन। और दूसरा था रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम डिफर ग्रेटली मैग्नीट्यूड, इसलिए आपके पास में बी और सी आंसर, बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ नहीं था, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 13 दिखा रहा हूं। पीएच ये बताना है, पीके ऑफ वीक एसिड एच ए वो दे रखा है आपको 3, तो आपको बताना है के बी ऑफ इस कंजुगेटेड बेस। अब आप ध्यान रखना, कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर के लिए रिलेशन है, पीके ए प्लस पीके बी इक्वल टू पीके डब्ल्यू होता है 14। जब आपको पीके ए दे रखा है तो पीके बी पता लग गया, कितना हो गया 11। अब पीके बी पूछता तो 11, अब इसका लोग लेके बताना है, तो इसलिए के बी कितना हो जाएगा आपके पास में 10⁻⁻11। लो साहब, कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 14 कहां से दिया है, केमिकल काइनेटिक से। सभी चैप्टरों से क्वेश्चन लिए, आपको बता दूं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल और सब चैप्टरों से, ठीक, इसलिए बैलेंस पेपर है। और अच्छा ये पूछा है इसके अंदर रिलेशन, तो देखो आप ध्यान से, इसकी जब आप रिएक्शन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे माइनस DN2O5 की कंसेंट्रेशन अपॉन dt, इक्वल रेट लिखोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका 1, यहां पर लिखोगे DNO2 की कंसेंट्रेशन अपॉन 2dt, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2। और ये भी किसके लिए लिखोगे, DO2 की कंसेंट्रेशन अपॉन dt डिवाइड करोगे 1/2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2। अब इनकी जगह रखते जाओ, देखो इसकी जगह लिख दो K1N2O5, तो K1 बचेगा, N2O5 कैंसिल हो जाएगा। इसकी जगह लिख दो साहब K2N2O5, तो यहाँ पर लिखोगे जब K2 लिखोगे इस फॉर्मूले की जगह तो डिवाइड और करना पड़ेगा 2 से, और इसकी जगह लिख लो उन्होंने जो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, यहाँ इसकी जगह K3, यहाँ लिख देता हूँ साहब K3, ऐसे लिखी हुई है। डिवाइड कितने से करना था, 1 से, और मल्टीप्लाई करना था 2 से। अब सिंपल रहे तो हम लिख रखा है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये तो हो जाएगा 2K1, ये हो जाएगा K2, और ये कितना हो जाएगा 4K3। लो साहब, ऐसा कोई ऑप्शन आप चेक कर लो, मेरे ख्याल से ये ना, देखो देखिए 2 एम्पियर करंट पास फॉर 965 सेकेंड इनफ्यूज NaCl, 23 ग्राम NaCl डिपॉजिट कैथोड पर, आपसे पूछे कि एफिशिएंसी क्या है। अब आप सुनो मेरी बात, आप सुनिए, 1 फेराडे थे जो कि 96500 के बराबर होता है, उससे सोडियम कितना डिपॉजिट होता है 23। तो ये जो 2 टाइम्स पास कर रखा है एम्पियर में करंट, यानी I इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 96500 इंटू 2, तो इससे कितना होना चाहिए था 46, हुआ कितना 23। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी हो गई 50%, आंसर 50%, क्योंकि इससे होना कितना चाहिए था 46 और हो कितना रहा है 23, एक से होता है इतना, 100 से होता साहब इतना, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 50% एफिशिएंसी थी। क्वेश्चन 16, एक रिएक्शन दे रहा है, देखो अब आप भूलना नहीं, इसको कई बार दे दिया है, आप ध्यान से सुन लो। ये जो टर्मिनल एल्काइन होती है इसके अंदर होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन, और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंडों के रिएक्शन कराते हैं सेजेप, ठीक है, तो उस समय क्या है कि ये जो मिथाइल है एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक तो बना लेता है एल्केन, ठीक है। जीरेविटी-नॉफ मेथड से मालूम करते हैं, आपको बताऊं किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं, उस मेथड का क्या नाम है जीरेविटी-नॉफ मेथड। अब जब एक्टिव हाइड्रोजन होता है टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सफिशिएंट है इस कार्बन की वाइब्रेशन, तो एक तो बन गया ये, और बाकी जो पार्ट बना आपके पास में कार्बन का उसको लगा दो मैग्नीशियम से, ये हो गया साहब MgBr। आगे एक तो एक गैस तो हो गई साहब आपके पास में मीथेन, फिर क्या करना V को इसकी रिएक्शन कराओ CO2 से,
अब आपको पता है कि साहब ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस जगह जुड़ेगा तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपके पास में थर्ड। चेक कर लो, एक रिएक्शन दे रखा है एसिटिक एसिड की सिल्वर नाइट्रेट। बढ़िया क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले एसिड की सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराओ, तो साहब सोडियम सॉल्ट बनाओ। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 COO सिल्वर। फिर क्या करना, ब्रोमीन के साथ हीट कर दो। अब बताओ ये रिएक्शन का नाम बताइए। हाँ, क्या नाम है, हुंस-डी का रिएक्शन। तो CO2 रे KGBr बाहर निकालो, इसलिए क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। डिग्रेडेशन की रिएक्शन है, कार्बन कम हो जाता है, क्या कहते हैं, हुंस-डी का रिएक्शन। आंसर इथाइल ब्रोमाइड। बेंजोइक एसिड ट्रीटमेंट उसको करते हैं किससे, हाइड्रोजोइक एसिड से। देखो सिमिट रिएक्शन नाम है इसका, मैं बता दूं आपको। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, जब सिमिट रिएक्शन देख कर आते हैं कंसंट्रेट, तो एक तो CO2 बाहर निकलती है यहां से, इसमें से एक N2 मैकेनिज्म में नाइट्रिन बनती है, बता दूं आपको, और किस में बदल जाता है, ये NH2 में, इसलिए आंसर क्या आएगा आपके पास में, एनिलीन। क्वेश्चन 19 देखो इधर, क्वेश्चन 19 को समझाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना, मॉलिक्यूलर स्पीसीज में और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड एज डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, ये बाकी सब के सब, इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख के देख लो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड टर्सरी सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्शन कराओ पहले, तो उसके बाद ब्रोमीन वाटर के संग फेल टू डिकलराइजेशन नहीं देता। तो अब आपको समझाता हूं, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें से HX बाहर निकाल देगा, तो इसमें तो HX बाहर निकलेगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा डबल बॉन्ड, एल्कीन बनते डिकलराइज कर देगा। इसमें एल्कीन ही नहीं बनेगी, आप सोचो, नो फॉर्मेशन ऑफ द एल्कीन, इसलिए नहीं करेंगे। यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकाल देना HBr को, ये भी हो जाएगा, इसमें बन जाएगा लो HBr, इसलिए आंसर क्या आएगा, सेकंड। इसके अंदर सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इस पर रिएक्शन नहीं करेगा, अरे वो भी बेहतर, ये भी बेस, ईथर ही तो है, समझ गए, इसलिए यहाँ नहीं करेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पर चेंज होती है वो रिडॉक्स, तो यहाँ पे जीनोन +4 से किस में कन्वर्ट हो गया, +6 में, तो इसका हो गया था ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन पता है किसका हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट थी बता दूं +1, जो किसमें कन्वर्ट हुई, 0 में, ध्यान रखें आप, बाकी ऑक्सीजन स्टेट किसी में चेंज नहीं। 10 ग्राम आर्गन कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। अब आप ध्यान रखो, आइसोथर्मल का मतलब समझते हो, टेम्परेचर सेम, तो द एंथैल्पी पूछिए आप, इनर्ट गैस के लिए आप, वो आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा H = NCP/dt। जब आइसोथर्मल है ये 0, इसलिए आंसर भी 0 लो साहब। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, देखो इसी को देखो, इसके अंदर कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है, बता दूं आपको, और बाकी सब एरोमेटिक स्पीसीज चेक कीजिए कंप्लीट रेजोनेंस, इसलिए आंसर फर्स्ट, नॉट कंप्लीट रेजोनेंस, और वैसे भी क्रॉस कंजुगेशन जैसा है, चेक कर लो। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 24, देखो बिल्कुल सिंपल, ऐसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग SN1 के लिए, तो SN1 में लिए क्या बनना चाहिए, कैटायन, ठीक है, स्टेबल बनना चाहिए सब ज्यादा। इसके अंदर कौन सा बनेगा, सेकेंडरी कैटायन, 4 कार्बन का, देखो ये बन गया। इसके अंदर क्या बनेगा, N प्रोपाइल, प्रोपाइल, तो ये 3 कार्बन का प्राइमरी कार्बन कैटायन बना। और इसको देखो आप एक बार ध्यान से, इसके अंदर मिथॉक्सी ग्रुप और लगा हुआ है पैरा पोजिशन पे, इसलिए इसका कैटायन बनेगा पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, ये वाला। और ये आपको पता है +M इफेक्ट का ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा इसमें, यानी पॉजिटिव चार्ज को कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो इसी को बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट, और सबसे बाद में सेकंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख लो जिसमें थर्ड से, ये रहा देखो थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर देखो इसमें क्या किया है कि क्लोज रिजिड कंटेनर है, क्लोज रिजिड कंटेनर का मतलब समझते हो, नो चेंज वॉल्यूम, या वॉल्यूम कांस्टेंट है, ध्यान रखना वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस पर इनर्ट गैस मिला दी, तो अब आपको पता है इनर्ट गैस मिला दी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो नो चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज, इसलिए फर्स्ट आंसर, इसकी कंसंट्रेशन कुछ चेंज नहीं होगी, बाकी सब में बोल रखा है। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्वेश्चन 26, 3 मिथाइल पेंटुइन, ये मैं बना देता हूं 3 मिथाइल पेंटुइन, तो देखो ये तो हो गया था पेंटुइन, तीसरे कार्बन पर क्या लगा दो, मिथाइल, ये 3 मिथाइल पेंटुइन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट, एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोमर्स आर इन द प्रोडक्ट, ठीक है, पॉसिबल कितने बनेंगे, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे तो आपको पता है पेरोक्साइड में यहाँ पर तो जुड़ जाएगा आपके पास में फ्री रेडिकल बनता है, Br के जुड़ने से क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में 3 मिथाइल पेंटुइन की रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो सबसे पहले तो इसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, आपको बता दूं, Br यहाँ पर नहीं आके इस जगह आएगा, समझ गए, तो पहले फ्री रेडिकल बना लेना, Br को जोड़ा करो, और ये फ्री रेडिकल है, फिर उसके बाद में H जुड़ जाएगा। अच्छा बाकी पे H,
तो देखो एक तो वो बनेगा ये कायरल कार्बन, एक एच और है, 1 2 3 डिफरेंट, एक कायरल कार्बन बनेगा ये, इधर इथाइल इधर मिथाइल इधर बी आर ये, और आपको पता है सिमेट्री है नहीं, इसलिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, आंसर ये। तो एक बार एडिशन करा के चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कोल्ड के MnO4, एल्कलाइन कोल्ड के MnO4 को क्या कहते हैं, बियर्स एजेंट, जो क्या करता है हाइड्रोक्सिलेशन, कैसा एडिशन होता है, सिन। तो पाई बॉन्ड को हटा के, क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा हूं, पाई बॉन्ड को हटा के ये तो मिथाइल है और सिन एडिशन करा दो, बोले साहब ये कंपाउंड बना आपके पास में ए। अब CrO3, अब ये साहब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिटिक एसिड में लिया है, समझ गए, इसको जॉन रिएजेंट भी कहते हैं एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। और जब ये पीसीसी के अंदर होता है, पीसीसी जो बोली जाती है तो pyridine होता है, तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग। अब ध्यान रखना, टर्सरी एल्कोहल को नहीं करोगे ऑक्सीडाइज, सेकेंडरी को बदल देना कीटोन में, ये तो सेकेंडरी है 2 कार्बन, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर दो, कीटोन में, ये लो। और इस पे नो एक्शन, इसको तो आपको पता है ना विग्रस कंडीशन में हो सकता है, अदरवाइज नहीं, इसलिए पहले ऑप्शन में तो इसको बनाओ और दूसरे अंदर क्या किसको करो, सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कीजिए, टर्सरी को नहीं। फर्स्ट आंसर करेक्ट, चेक कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोर हाइड्रोलाइज, ठीक है, इस बात को कई बार दे चुका हूं, ध्यान रखना, मोर जितने कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है उतने ज्यादा हाइड्रोलाइज होते हैं। सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस में पीएच चेंज भी कहते हैं, इसलिए बेरिलियम साइज भी छोटा है और एम्प्टी ऑर्बिटल पे पकड़ भी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए आंसर 28 के अंदर बेरिलियम क्लोराइड, मोर कोवेलेंट मोर हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 समझा रहा हूं, द विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू द हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ये पहली बात तो ये जो पीरियड, ये किस पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड का, ये किसका है, थर्ड का, तो सेकंड की ज्यादा होती है थर्ड से। अब सेकंड में ये है साहब आपके पास में नाइट्रोजन, और ये क्या चीज है, फ्लोरीन। तो आप ध्यान रखना, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से नहीं। नाइट्रोजन की 14.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑक्सीजन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फ्लोरीन की कितनी है, 17.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना पी ब्लॉक में जब ये इस बात की जाती है निकोजन ऑक्सीजन, तो निकोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन चालकोजन कोरेस्पोंडिंग चालकोजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से नहीं, क्योंकि कई चीजें लगती हैं, साइज वगैरह एनसी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए आंसर क्या बोलेंगे आप, 4 फ्लोरीन। ध्यान रखना, निकोजन की नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फ्लोरीन से नहीं। फिर बता रहा हूं आपको, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है एक्स, प्रोड्यूस एप्पल ग्रीन फ्लेम कलरेशन, तो यहीं से पता लग गया, यानी बेरियम तो उसके अंदर कंफर्म है, एप्पल ग्रीन तो इसी का देता है, ठीक है। गिव्स एफरवेसेंस ऑफ गैस वाई विद एसिड, एसिड के संग एफरवेसेंस देता है, जो क्या करती है, मिल्की सॉल्यूशन कर देती है लाइम वाटर का, तो CO2 हो गई, ठीक है। एक्सिस ऑफ द गैस वो क्लियर बन जाता है, CO2 और SO2 दोनों हो सकते हैं, बस आपको समझा देता हूं, लेकिन इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो केवल CO2 की, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, बेरियम कार्बोनेट। ध्यान रखना ये नहीं, इसमें से नहीं आएगी, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि ये जो जैसे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बता दूं, ये जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट इतना हार्ड मास है, इतना हार्ड मास है कि इसके अंदर एक्स रेज भी पास नहीं होती, इवन ये डाइल्यूट एसिड में डिजोल्व भी नहीं होता, डिजोल्व नहीं होता तो कहां से आ जाएगी, SO2, SO2 आ जाती तो काम हो जाता, आपको बता देता हूं। इसलिए आंसर किसको टिक करना, बेरियम कार्बोनेट को। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं पूछा, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की रिएक्शन कराओ, आपको पता है क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या बाहर निकाल देगा, HX, ये तो Br और H यही है बस, और कहीं है नहीं, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देना, ये की ऑप्शन है। देखो कुछ नहीं था इसमें, सोचने वाली बात है, क्योंकि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या इलिमिनेट करेगा, HX, HBr बाहर निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, सी ऑप्शन। देखो क्वेश्चन 32 समझा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 32, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप देखिए इनकरेक्ट में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, यही गलत है, आप ध्यान से देखो, यहीं पे गलत है, रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है माइक्रोवेव से, ध्यान से देखो, लास्ट में आते हैं ना रेडियो और टेलीफोन, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। देखो रेडियस, ठीक है, आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ द बोर रेडियस इन एन ऑर्बिटल, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है तो रेडियस ही बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ने पर एनर्जी, एनर्जी भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे दूर इलेक्ट्रॉन जाते हो, और वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपको बता दो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो सेल तो बोला है सब में सेम, सेकंड सेल में, इसका मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर फर्स्ट ही था। हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो अब मैं जब ये फॉर्मूले में देता हूं तो आपको आना चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कई बच्चों को तो ये फॉर्मूला नहीं लिखा आ जाता, तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखो, बोले कितना मिलेगा, कितने 1.6 ग्राम से, आप समझना 1.6 ग्राम से, तो ऑक्सीजन निकाल लो, इसके अंदर कितनी हो गई आपके पास में ऑक्सीजन, 2 मोल, 2 ऑक्सीजन एटम है, मोल के रेस्पेक्ट में बात करो तो 32 ग्राम, 32 ग्राम ऑक्सीजन से इसका पूरे का मास निकालो 40, तो इसका और
17 और ये तो 74 हो गए। तो 32 ग्राम से कितनी बनती है? 74। 40 तो कैल्शियम का होता है, 17 17 34 इसका हो गया, ठीक है। 1 ग्राम से बन जाती साहब इतनी, और कितना ले रखा है? 1.6 ग्राम से कितनी बनेगी? आंसर आ जाएगा ये लो साहब 3.7। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन प्रोडक्ट, ठीक है। बताओ इसमें क्या क्या बनता है? लैब मेथड है फॉस्फीन बनाने का, ठीक है। फॉस्फीन का जब आप व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट NaOH से, तो एक तो बनती है फॉस्फीन, और एक क्या बनता है? NaH2PO2। तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -3, यानी +1 और -3। अब कई बेवकूफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बोले साहब हमने पहले ये लिख रहा था, वो देखा ही नहीं -3। अरे इससे क्या मतलब है? कोई ऐसे लिख दे NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन, उससे क्या फर्क पड़ गया? मेरे यही समझ नहीं बैठती। बोले +1 और -3 ये लिखना है आपको, टिक ये करना है, +1 एंड -3 ये लो साहब। और कहीं हो तो मुझे बताओ। क्वेश्चन 35 समझो। पीएच ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अब समझने की बात है, ठीक है। अब आपको पता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच सॉल्यूशन की कितनी होती है? 7। उससे टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा, समझना। आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा तो आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पीएच कम हो जाएगी, पीएच भी पीओएच भी दोनों कम हो जाएंगी, इसलिए <<7। गलत मत कर देना। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब वाटर है, ध्यान रखना। क्या है NaCl? इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, न सोडियम का न क्लोरीन का, इट मींस इट इज वाटर। और टेम्परेचर बढ़ाने पर आयोनाइजेशन इंक्रीज, आयोनाइजेशन इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन इंक्रीज, एंड हेंस पीएच पीओएच बोथ आर डिक्रीज, तो 7 से कम। ये था आपके पास में सेक्शन ए। इसके क्वेश्चन सबके सब करने आपको कंपलसरी थे। अब सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन कर सकते हो। ध्यान रखना, कोई भी 10 ही क्वेश्चन करना, क्योंकि ज्यादा करोगे तो आपके जो शुरू के 10 क्वेश्चन है वो मान लिए जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग सब में है ही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इस रिएक्शन का केपी दे रखा है और डायरेक्शन पूछिए, तो अब आप रिएक्शन का क्या निकाल लिया करो? रिएक्शन क्वासेंट। बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, प्रेशर ऑफ N2 इंटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 अपॉन प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2, स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग। ये कहता है साहब अमोनिया का प्रेशर 3, N2 का 2 और हाइड्रोजन का 1। तो N2 का कितना है? 2 रख देता हूं, हाइड्रोजन का 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1, और अमोनिया का प्रेशर कितना है? 3। 3 के ऊपर लिखो पावर 2, तो ये हो जाएगा साहब 2/9। अब इधर देखो, ये जो वैल्यू है इससे जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उससे काफी कम, एंड हेंस रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान रखा करो, रिएक्शन क्वासेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक रिलेशनशिप बताते हैं, उससे पता लगता है डायरेक्शन का। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग बेस। अब आपको एक बात बतानी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेटेड बेस वीक होता है, और वाइस वर्सा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो था इन चारों में। देखो, एक तो वाटर है, एक टर्मिनल एल्काइन है, आपको समझा देता हूँ। टर्मिनल एल्काइन है, एक अमोनिया है, एक इथेन है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड ये, फिर ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो उल्टा करके लिख दो फर्स्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन हैज हायर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हो? L+1 और h/2 पाई। इसका मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल में, ध्यान रखना, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट होता है, ऑर्बिट नहीं। ऑर्बिट तो NH/2 पाई होता है, एल पे डिपेंड करता है, सब में एल की वैल्यू सेम, इसलिए आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 39 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो क्वेश्चन 39। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, इतने लीटर ऑक्सीजन बनती है H2 पर लिबरेट एट द एनोड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट द कैथोड। अब आप ध्यान रखना, तो ये जो ऑक्सीजन निकली ना, अब आप इसके ग्राम इक्विवेलेंट बना लो। आपको पता है, एक बात पता होनी चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट जितने हाइड्रोजन जितने ऑक्सीजन के निकले उतने किसके निकलते हैं? हाइड्रोजन के। इसके निकाल लीजिए आप, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट। आपको पता है इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है 8 ग्राम, और 8 ग्राम का मतलब 5.6 लीटर H2 पर। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट है साहब 2.4, इसको डिवाइड करो 5, इतने ग्राम इक्विवेलेंट है। तो इतने ग्राम इक्विवेलेंट किसके आएंगे? H2 के। H2 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम कितना होता है? 11.2 लीटर। तो साहब ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा ये लो साहब, ठीक है। विच वन ऑफ द मोर रिएक्टिव टुवर्ड द HCl, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। आप ध्यान रखो, क्लोरल समझते हो ना, क्लोरल, क्लोरल ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड इज नोन एज क्लोरल। -I इफेक्ट के ग्रुप लग रहे हैं बहुत 3, इसलिए हाई पॉजिटिव चार्ज, तो रिएक्टिविटी भी हाई। थर्ड आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, मोल फ्रैक्शन पूछा है ए का वेपर फेज में, ध्यान रखना। अब द सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो क्या करो, वेपर प्रेशर निकालो, और वेपर फेज में निकालने के लिए वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन यदि किसी कंपोनेंट का निकालना हो तो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में
वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर भी निकल जाएगा, टोटल ही आपके पास वैल्यू दे रखी है 0.325, इसका आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ आइस पूछा है कांस्टेंट प्रेशर पर। अब हीट कैपेसिटी होती है साहब कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी, क्या लिखते हो डेल्टा एच अपॉन एन डी टी। और देखो ध्यान से, जब इक्विलिब्रियम स्टेट है तो ये वैल्यू कैसी रहती है, 0, इसलिए आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, एक स्टेटमेंट है, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल नॉन वोलेटाइल है टू वाटर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बिल्कुल जब नॉन वोलेटाइल लगा देते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंटी फ्रीज कहते हैं। फिर लिख रहा है एडिशन ऑफ एनी सब्सटेंस टू द वाटर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, तो एनी सब्सटेंस है थोड़ी है, नॉन वोलेटाइल होगा तो ही कम होगा, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड आंसर। 1 ग्राम ऑफ मेटल का, ये कोई कार्बोनेट है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सिस ऑफ HCl 0.1 मोल CO2 देता है, मोलर मास बताना है, इसका कुछ नहीं करना है। देखो आपको समझाता हूँ, पहले मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन लिखो HCl से, 2 करके लिख लेना, तो 2 तो बन जाएंगे आपके पास में, ये 2 वैलेंस दिए, ध्यान से देखो कार्बोनेट की, ठीक है, 1 वैलेंस दी है, तो एक तो बन जाएगा MCl, ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग, ठीक, और एक क्या बनेगा CO2 और बाकी वाटर। इतना बात ध्यान रखने की जितना CO2 बनेगा उतना ही मोल होना चाहिए, यानी 0.01 मोल है तो ये भी 0.01 मोल है, ध्यान से देखो, और 0.01 मोल का आपको वेट पूछा है, मोलर मास निकालना है, ऊपर लिख दो ये तो वेट अपॉन इसका वेट अपॉन मोलर मास, इसका वेट कितना दे रखा है अपने को 1 ग्राम, लो साहब 1 ग्राम को डिवाइड कर लो 0.01 से, क्या आ जाएगा आपके पास में मॉलिक्यूलर मास 100, इसका आंसर लो, बिल्कुल सिंपल। एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है, आपको बतानी है इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए और एक्टिवेशन एनर्जी, समझा देता हूं। आप देखो जिस टर्म में इक्वेशन लिख रखी है, जिस टर्म में, उसी टर्म में आप अरेनियस इक्वेशन को लिखो और फिर कोरिलेट करना है और कुछ नहीं। देखो तो आपको समझो, ये लॉग की टर्म में लिख रखी है, ऐसे लिख रखा है, लॉग के इक्वल टू -2000 1/t +6। अब आप लॉग की टर्म में लिखते हो तो लॉग की टर्म में होती है लॉग के इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू RT। इसका मतलब दोस्तों ये जो वैल्यू है ये तो यहाँ को रिलेट करनी थी, और ये 6 दे रखा है इसका, तो लॉग ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो कोई पूछे 3 एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो 10⁶, ये तो इसका आंसर हो गया। और इसको कोरिलेट करो, देखो बताता हूं आपको, ई अपॉन 2.303 इंटू R इंटू टी इक्वल्स टू -2000 अपॉन टी, तो ये टी से टी कैंसिल, इस वैल्यू को R रख के, अब देखना R कैलोरी में दे रखा है तो 8 में जूल लेना, और जूल में लिख रखा तो 8.31, तो आपको जूल में ही ले रखा है, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। हाँ, ये पूछा है कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन, अब देखो जिंक ऑक्साइड है एम्फोटेरिक, जब बेस से रिएक्शन करता है तो बोलो एसिडिक, और जब एसिड से रिएक्शन करता है तो बेसिक। लो साहब फर्स्ट ऑप्शन कुछ नहीं करना था, क्योंकि जो एम्फोटेरिक होते हैं वो बेस से भी रिएक्शन कर लेते हैं, एसिड से भी कर लेते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एसिडिक है। विच आर कलरफुल विदाउट DD ट्रांजिशन, बिना DD ट्रांजिशन के, तो देखो ये भी कलरफुल है, DD ट्रांजिशन नहीं, चार ट्रांसफर, और ये भी कलरफुल है, इसमें भी DD ट्रांजिशन नहीं होता, क्योंकि कॉपर किसमें +1 में, और +1 में DD ट्रांजिशन नहीं होता, ध्यान रखना। और आपको पता है ना फेलिंग सॉल्यूशन जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है रेडिश ब्राउन, इसलिए दोनों कलरफुल, फर्स्ट ही आंसर है। बाकी सब में DD, इसके अंदर जैसे यहाँ पर DD ट्रांजिशन है, इसके अंदर ये कलरफुल ही नहीं है, MgCl2 तो कलरलेस होता है, इसके अंदर यहाँ पर DD ट्रांजिशन है। आगे व्हाट इज द शेप ऑफ XeO3 बना के देख लिया करो, जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और एक लोन पेयर बचा हुआ है अमोनिया की जैसी पिरामिडल, लो साहब, ठीक है। ये पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ C5H12, C5H12 में 3 बनेंगे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, बस साहब और कोई पॉसिबल है नहीं, इसलिए बना के देख लें आप। एल्केन के आइसोमर ही तो बनाने, एक तो स्ट्रेट लाइन का, एक ब्रांच निकाल लो आइसो जिसको कहते हैं, और एक 2 ब्रांच निकाल लो जिसको नियो, तो आंसर बनेगा इसका 3। क्वेश्चन 50, हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द पैराफिन, पैराफिन एल्केन को कहते हैं, ध्यान से, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में कम से कम कितने कार्बन लोगे, तो देखो आपको समझाता हूं, कार्बन इतने लो आप, एक तो H लगा दो, ठीक है, इस कार्बन पे, और आपको कम से कम ऐसे कार्बन अटैच करने जिससे कार्बन कार्बन बन जाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होने जरूरी है साहब। लीजिए साहब, ये आपके पास में पेपर नंबर था 17, इसको डिस्कस कर दिया है।
अगली क्लास में पेपर नंबर 18 को डिस्कस करूंगा। इसकी की मैं डाल ही चुका हूँ, इसकी ये की है। इसके बाद में अगली क्लास में पेपर नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बंद कर रहा हूँ। ओके बाय।